अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल। मैं शहाब अख्तर, शायरी का मुदीर, झरिया, धनबाद, झारखंड से। वैसे आज तो किसी और मौजू पे एक वीडियो होना था, लेकिन जिस तेज़ी से पॉलिटिक्स में कुछ चीज़ें केंद्र, दिल्ली और बंगाल में हुई, तो ये एक वीडियो बनाना मेरे लिए बेहद ज़रूरी हो गया। तो आज हम बात करेंगे सियासत की बिसात पे शतरंज के तहत बंगाल की हुकूमत, ममता बनर्जी और उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस, अभिषेक बनर्जी पे और केंद्र में और केंद्र के जरिया गवर्नर और नेता विपक्ष के द्वारा राज सत्ता को, राजनीति का एक नया अध्याय और एक नया जो जाल बुना जा रहा है, उसके ताल्लुक़ से थोड़ी सी चंद बातें सियासत के शतरंज के अदबी बिसात पे। मैं शहाब अख्तर, शायरी का मुदीर, झरिया, धनबाद, झारखंड से। पिछले के वीडियो में अगर आपने देखा होगा तो जो बातें मैंने कही हैं वहीं से जोड़ते हुए इस बात को शुरू करूंगा, और जिन लोगों ने मेरे वीडियोस को पहले देखा है उनको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस पस मंज़र में और किस परिपेक्ष में बातें हो रही हैं। चुनाव के परिणाम आने के बाद, बंगाल के जनता का मैंडेट आने के बाद, चुनाव के परिणाम के घोषित होने के बाद ये बात बिल्कुल साफ़ हो गई कि एक ट्रिपल विक्ट्री ममता बनर्जी को मिली है। एक शानदार जीत ममता बनर्जी को मिली है, एक बड़ी कामयाबी ममता बनर्जी को मिली है, और वो फिर से अपनी हैट्रिक करते हुए सत्ता में उन्होंने वापसी की। ये चुनाव इसलिए भी बेहद अहम था कि इस चुनाव को भाजपा ने अपने नाक का सवाल बना लिया था। इस चुनाव में लोकसभा के बाद से ही उन्होंने सारे एफर्ट इसमें झोंक दिए थे, और पैसे के मामले में तो शायद ये बात कहीं से कोई ऑडिट नहीं हो सकती कि क्या कुछ उसमें खर्च किया गया। लेकिन इन तमाम बातों के बाद एक राष्ट्रीय पार्टी और एक क्षेत्रीय पार्टी, दोनों में जो पैसे की क्षमता और खर्च करने की ताकत का जो फ़र्क है वो एक बहुत बड़ा फ़र्क है। उसके बाद भी जनता के मैंडेट से ममता बनर्जी आम जनता के मत से जीत के आई और उन्होंने अपने आप को फिर से मुख्यमंत्री होने का एक सम्मान पाया, और बंगाल राज्य की अभी वो बड़ी माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। इसके बाद जो बातें हैं, जिस तरह का जो तेवर आया, उस पर भी मैंने अपनी टिप्पणी पहले दे दी है। बंगाल जल रहा है, बंगाल में राजनीतिक हिंसा हो गई है, बंगाल के जगह जगह और शहर शहर में रेप हो रहे हैं, बंगाल में हर जगह आग लगी हुई है, बंगाल में हर जगह तोड़फोड़ हो रहा है। ये जो 2-3 दिन मीडिया का जो काम रहा, अब उसकी हवा भी निकल गई, क्योंकि इसमें सच्चाई बहुत कम थी और बातें दूसरी तरह से बहुत ज़्यादा थी। ये ऑपरेशन कमल के तहत था या नहीं था, ये मैं कोई बहुत दावे से नहीं कह सकता हूँ, लेकिन एक बात मैं दावे से कह सकता हूँ कि जहाँ भाजपा बड़े दमखम से लड़ती है और जहाँ वो हार जाते हैं, उसके बाद उनका एक ऑपरेशन कमल शुरू होता है कि उस हारे हुए भी स्टेट में हम कैसे सत्ता में वापसी करें। तो अब मध्य प्रदेश का जहाँ तक सवाल है, या आप राजस्थान का जहाँ तक सवाल है, या और दूसरे ऐसे स्टेट्स का सवाल जहाँ पे आप 2, 4, 10 सीटों के आगे पीछे होते हैं, कर्नाटक का जहाँ तक सवाल है, तो उसमें सत्ता को परिवर्तित करना एक कहीं ना कहीं उस ऑपरेशन कमल में रणनीति बना के कुछ किया जा सकता है, पैसों से किया जा सकता है, सत्ता के लोभ से किया जा सकता है, सत्ता के डर से किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, और ये उनके एक पहचान की तरह, उनकी राजनीतिक पहचान एक ये बन गई है कि वो दूसरी पार्टियों में सेंधमारी, तोड़ फोड़ ये करते हैं और वो इसको राजनीति का एक हिस्सा मानते हैं। तो जब दूसरी जो पार्टियां इस देश में मौजूद हैं, वो भी राजनीतिक पार्टी हैं, वो कोई संत कबीर के लिए पार्टी नहीं है जिन्हें वो सिद्धांतिक तौर पे ये करेंगे और वो नहीं करेंगे। राजनीति का जिस तरह का परिवेश बन जाता है उस समय काल में, तो सबको, अगर आप राजनीति में हैं तो सत्ता के लिए सबको अपने
दांव चलने होते हैं। तो ममता बनर्जी के सलाहकारों ने जो उनके आसपास मौजूद थे या मौजूद हैं, और मैं यह आज बड़े दावे से कह सकता हूं कि पूरे भारतवर्ष में जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं उसमें आज तृणमूल कांग्रेस, या ये कह लें कि ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी इस मामले में बहुत लक्की हैं कि उनके इर्द गिर्द जो सलाहकार हैं, जो राजनीतिक सलाहकार हैं, वो बहुत बेहतरीन लोग हैं। वो उनको इतनी अच्छी अच्छी सलाहें दे रहे हैं और उस सलाह के इम्पैक्ट को ममता बनर्जी बहुत तेज़ी से समझ पा रही हैं और उसका इम्प्लीमेंट भी कर पा रही हैं। ये बहुत बेहतरीन बात है और आगे चल के ख़ासकर जोड़ाफूल या तृणमूल कांग्रेस का आधार देशव्यापी हो जाएगा और बहुत तेज़ी से ये फैलेगा। मैं आपको आज बता देना चाहता हूँ, आने वाले लोकसभा से पहले ये पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर बिल्कुल तैयार मिलेगी, आपको मजबूत मिलेगी और ये हर क्षेत्र में वहाँ के लोगों को लीड करते हुए मिलेगी। ऐसा नहीं है कि पूरे देश में बंगला भाषी तौर पे बंगला को ही थोपा जाएगा। हर राज्य में, हर स्टेट में अलग तरह की जो राजनीति होती है, हर राज्य के अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं और हर राज्य की अलग अलग ज़रूरत है और हर राज्य की अलग अलग लीडरशिप है, उसको देखते हुए काम होगा और बहुत बेहतर काम होगा। लेकिन अब मैं आ जाता हूँ मुद्दे की बात पर। मुद्दे की बात ये थी कि इनको ये अपने एटीट्यूड से ये दिखा चुके थे कि मुझे जो मैंडेट मिला है जनता की 77 और फिर उसके बाद 75 और 72 या 74 जो भी होना है वो मुझे मंजूर नहीं है। हम चाहेंगे कि कोई दूसरा कोई ऑपरेशन कमल हम करें, ऐसा इन्होंने शो किया। तो जो राजनीतिक सलाहकार ममता बंदोपाध्याय के आसपास या अभिषेक बनर्जी के आसपास थे, उन्होंने इनको बताया कि पहला अटैक उधर होने से अच्छा है कि आप एक फॉर्म पे आ जाए। और उसके बाद सबसे बड़ी बात ये हुई कि भाजपा के जो 9 वर्तमान सदस्य विधानसभा के आए, जो विधायक हुए, उनमें एक बड़ी तादाद जो है तृणमूल कांग्रेस के टच में आ गई। जो लोग गए जिन्हें टिकट नहीं मिला या कुछ वैसे लोग जिन्हें टिकट मिला वो हार गए, वो लोग टच में हैं। मैं आपको फॉर द इन्फॉर्मेशन बता दूं, तकरीबन 41 का आंकड़ा पहुंच चुका है। 41 विधायक अभी टच में हैं। ये एक, आप अगर कहें कि प्रमाणित बात क्या होगी, तो प्रमाणित बात तो मैं कोई कागज़ के साथ और दस्तखत के साथ विधायकों का आपको मैं सौंप नहीं पाऊंगा। लेकिन जो लोग वहाँ पे हैं या फिर भाजपा के जो लोग वहाँ पे हैं राज्य स्तरीय तौर पे, उनको भी ये खबरें हैं, वो जानते हैं इन बातों को कि 41 और तकरीबन 8 सांसद तृणमूल कांग्रेस पार्टी के संपर्क में हैं और वो पाला बदलना चाहते हैं। लेकिन राजनीतिक भविष्य के लिए उनको भी कुछ श्योरिटी चाहिए और बातें चल रही हैं और ये सारा कुछ पार्टी कार्यकारिणी ने ममता बनर्जी पे छोड़ दिया है। पहली बार ऐसा हुआ है कि जब मुझे याद आता है गोवा, छोटा सा एक स्टेट, आपने कहीं भी कभी भी कोई प्रपंच करने के लिए कोई समय या कोई हिस्सा छोड़ा नहीं है। चाहे वो कर्नाटक हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो या इधर 7 स्टेट में कोई मिजोरम, मेघालय, सिक्किम, आपको सब चाहिए। भारतवर्ष के जितने राज्य हैं, केंद्र शासित राज्य हैं, टेरिटरी है, एक छोटा शहर है, एक छोटा गांव है, आपको एमपी चाहिए, राज्यसभा एमपी चाहिए, लोकसभा एमपी चाहिए, सारे विधायक चाहिए, आपको मेयर चाहिए, सरपंच चाहिए, अध्यक्ष चाहिए, आपको पार्षद चाहिए, आपको सब कुछ चाहिए। आप ये चाहते हैं कि आपके विरोध में पूरे भारतवर्ष, जो इतना बड़ा देश है, विशाल देश है, वहाँ कोई दूसरी पार्टी नहीं रहे, कोई दूसरी राजनीतिक विपक्ष पार्टियाँ नहीं हो, सिर्फ एक पार्टी हो। ये अंजुमन है देश, ये हमारा जो देश है अंजुमन है और बहुत सारे फूलों से सजा हुआ है गुलशन, उसे एक रंग मत कीजिए। एक गेरवा नहीं, एक रंग मत कीजिए। हमारे यहाँ तो गुलाब भी 20-22 अलग अलग रंगों में है, खुशबुओं के साथ है, लाल भी है, सादा भी है, पीला भी है, काला भी है। तो पहली बार ममता बनर्जी ने बताया कि राजनीति में हम 2 कदम आगे बढ़कर उन तमाम चीज़ों का जवाब देंगे। अब सवाल ये खड़ा हो रहा था कि ऐसा दिखने लगा कि ये लोग कुछ षड्यंत्र का ताना बाना बोल रहे हैं, तो इनका सचेत होना बेहद ज़रूरी था। अब
तो ऐसा है कि अभिषेक बनर्जी तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव हैं और उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि हम पूरे भारतवर्ष में जाएंगे और हम राजनीति इसलिए नहीं करेंगे और कहीं चुनाव में इसलिए शामिल नहीं होंगे किसी भी राज्य में कि हमें अपने वोट प्रतिशत को बढ़ाना है या हमारे पहचान को चुनाव आयोग में राष्ट्रीय स्तर पर ले जाना है या राष्ट्रीय पार्टी बनाना है। हम इसलिए नहीं लड़ेंगे। हम लड़ेंगे कि हम जीतेंगे। हम इसलिए लड़ेंगे कि हम जीतेंगे और सत्ता के लिए हम लड़ेंगे। हम उस राज्य में एक नंबर पार्टी बनने की कोशिश करेंगे। हम उस राज्य में सत्ता को परिवर्तन देते हुए अपनी सत्ता बनाने की कोशिश करेंगे। हम इसलिए नहीं लड़ेंगे कि हम लड़ने के लिए लड़ रहे हैं। और जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सवालों का जवाब दिया, बड़े मुझे अच्छे लगते हैं, सभ्य लगते हैं। एक पेशेंस है उनमें और पैशन भी है। तो मैं उनको इसके लिए खुशामदीद और मुबारकबाद देता हूँ। और मेरे चंद पैगामात भाजपा के उन बड़े लीडरान की तरफ भी है कि ज़रा संभलिए, ज़रा ठहरिए, ज़रा संभलिए, ज़रा ठहरिए, ज़रा सोचिए, कदम बड़ा फूक फूक के रखिए। क्योंकि सबसे जो अहम बात हुई वो ये हुई कि बंगाल के राजस्त्रीय राजनीति में जहां आप ये दिखाना चाह रहे थे कि हम सुप्रीमो हैं और वो बहुत छोटी हो जाएंगी 2 तारीख के बाद, वहाँ पे मैंडेट उलट के आ गया। मुझे याद आता है दिलीप घोष का वो बयान कि 2 तारीख के बाद जब परिणाम आ जाएंगे मैं ऐसे लोगों की चमड़ियाँ उधेड़ दूंगा। अगर आप जीत के आते, मैं कुछ और बयानों को इसमें यहाँ जोड़ना नहीं चाहूँगा, कि अगर आप जीत के आते और उसके बाद, लेकिन सवाल इस बात का है कि राजनीति की खूबसूरती इसी में है कि वक्त और समय के साथ जनता ने जो मैंडेट दिया है उसको कबूल करने का है। और ख़ासकर बंगाल और बंगला मानस, उसमें इस तरह की जो आप चीज़ें कर रहे हैं, आप यकीन जानिए आप फ़ायदे में नहीं रहेंगे। और राष्ट्रीय स्तर राजनीति में जहां एक वैकम बना हुआ था, उसके लिए तो आपने बिल्कुल एक ऐसी चीज़ दे दी है। ममता बनर्जी का कहीं कोई ऐसा इरादा नहीं था। वो कभी एक बार जाती तौर पे बातों में मैंने जानना चाहा तो उन्होंने कहा कि मुझे अच्छा लगता है कि मैं बंगाल राज्य के जनता की सेवा कर रही हूँ और शायद मेरा पूरा जीवन, जब भी मैं 20-25 साल, 10 साल, 15 साल, कितना जीवन है किसको क्या पता, मैं इस बंगाल राज्य के सेवा में लगाना चाहती हूँ। बंगाल के फिर से उसी अस्मिता के और फिर उसी तरक्की की तरफ ले जाना चाहती हूँ, फिर उसी औद्योगिकरण और बंगाल को सिरमौर बनाना चाहती हूँ। मैं इसके लिए मेहनत कर रही हूँ। मैंने कभी दिल्ली की उतनी चाह नहीं रखी है। लेकिन इस इलेक्शन के बाद उन्होंने ये फैसला लिया कि नहीं, बंगाल की तरक्की के रास्ते को और मजबूत करने के लिए दिल्ली का सिंहासन को जीतना होगा। बंगाल की तरक्की के रास्ते को और मजबूत करने के लिए दिल्ली के सिंहासन को जीतना ही होगा और उन्होंने अपने इस तरफ एक पेशकदमी बढ़ा दिया है। मुझे याद आता है 5 अप्रैल का वो बयान उनका कि इस बार 200 के पार और 2 तारीख को दे दी गई और ठाकुरबाड़ी में मैं बार बार आऊँगा। और प्रधानमंत्री ने कहा ओ दीदी। तो ये सारी चीज़ों के बाद जब ममता प्रचुर बहुमत के साथ जीत के आई तो 5 अप्रैल का वो बयान मुझे उनका याद आता है। वो कहती हैं कि 1 पैर से तो मैं बंगाल जीतूंगी और 2 पैर से फिर दिल्ली जीतूंगी। तो खैर, तृणमूल कांग्रेस पार्टी के लिए मेरी शुभकामनाएं और भाजपा के लिए मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं, एक राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते, कि उन्हें वहां जो जीत मिली है, जो भी नंबर्स आए हैं, कुछ नंबर तो उन्हें हटाने पड़ेंगे जिसमें 2 उन्होंने इस्तीफ़ा दिलवा दिया है, 1-2 शायद इस्तीफे और हों। उसके बाद जो भी नंबर उनको मिला है उसको संभालने की ज़रूरत है और बंगाल के मानस में ये बात बताने की ज़रूरत है कि ठीक है, जो मैंडेट मुझे मिला वो मंजूर है, हम लोग विपक्ष में रह के काम करेंगे और आगे जो कुछ भी होगा देखा जाएगा। फिर चुनाव का जब वक्त आएगा तो उसको फिर देखा जाएगा। लेकिन जिस तरह का रवैया उन्होंने मुकुल राय के साथ अपनाया
लोकसभा इलेक्शन में जो 18 नंबर इनको आए, 17 जो जीत के आए और 1 मुकुल राय। ये मुकुल राय की बड़ी मेहनत, सोच बूझ, और वरना 18 सीट आना कोई बात नहीं थी बंगाल में। और 18 जो इन्होंने विक्ट्री दिलाया, उसके बाद मुकुल राय को इन्होंने क्या दिया, एक लंबे अरसे तक वेट एंड वॉच में रखा उनको। और उसके बाद विधानसभा में जब इलेक्शन में आए तो मुझे जैसी मालूमात है कि मुकुल राय के बहुत सारी बातों पे जो है वो सहमत पार्टी नहीं हो पाई, टिकट के वितरण मामले में या और कुछ और मामलों में। और कुछ जब ये टीएमसी में थे तो मुकुल राय का एक जलवा था, मुकुल राय जो कहते थे वो माना जाता था, वो मान्य था, वो होता था। और कहीं ना कहीं ममता दीदी उनको अपने बात जो है सबसे ज़्यादा सम्मान और हक देती थी। आज मुकुल राय जिस स्थिति में हैं, मुझे नहीं लगता कि भाजपा के जो लीडरशिप में जो 7वां 8वां 10वां पायदान होता है राज्य स्तरीय में, मैं ये कोई केंद्र शासित पे नहीं बात कर रहा हूँ, वहाँ भी वो मौजूद हैं कि नहीं मुझे नहीं मालूम। उन्होंने खुद प्रेस में बयान दिया कि जब मेरी पत्नी और जब मैं भी थोड़ा बीमार रहा या फिर मेरी पत्नी जब हॉस्पिटल में एडमिट रही, तो किसी भी भाजपा के लीडर ने, राज्य स्तरीय लीडरशिप ने भी कोई मुझे फ़ोन से भी किसी ने नहीं हाल पूछा, और केंद्र के लीडरों की तो बात अलग है। बहरहाल भाजपा ऐसे ही दूसरी पार्टियों से आए हुए लोगों को सम्मान देती है। आपको ज्योतिरादित्य सिंधिया नहीं भूलना चाहिए, और भी बहुत लोग हैं, मैं उन तमाम लोगों का नाम नहीं गिनवाना चाहूँगा, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया एक बड़ा नाम है, ये नाम बताना मुझे अच्छा लगा। अब रहा सवाल कि तृणमूल कांग्रेस जो है अपने केंद्र की जो राजनीति है उसकी शुरुआत सिर्फ एक स्लोगन से वो करेंगे, सेफ द कंट्री। सेफ द कंट्री यानी मुल्क को बचाना है, देश को बचाना है, कंट्री को बचाना है। और इसके लिए ये शुरुआत हो गई है, बातें शुरू हो गई हैं। अब आगे इस पे क्या पेशकदमी होती है, क्या कुछ आगे होता है, इस पे हम लोग कोई बातचीत के लिए, गुफ्तगू के लिए फिर से आएंगे सियासत के शतरंज की बिसात पे। आज बस इतना ही सा, और इन चंद बातों के साथ अभिषेक बनर्जी को उनके तृणमूल कांग्रेस के सचिव होने पे मैं बहुत बहुत ज़ाती तौर पे और इस माध्यम से भी बहुत मुबारकबाद उनको देता हूँ। और मेरा ऐसा मानना है कि उनमें इतनी समझ बूझ है राजनीति की कि वो बहुत दूर तक और बहुत देर तक इस राजनीति के सफ़र को करने में कामयाब होंगे। और जो लीडरशिप में जो गुण होने चाहिए वो कहीं ना कहीं उसमें उन पे दिखता है। और स्पार्कल लीडर, एक यंगर लीडर, नौजवान लीडर और एक नई लीडरशिप की तैयारी भारतवर्ष को है, जिसमें लड़ने का, समझने का और फैसला लेने का दमखम है। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं शहाब अख्तर, शायरी का मुदीर, झरिया, धनबाद, झारखंड से आज के लिए बस ये गुफ्तगू यहीं ख़त्म होती है। फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में इंशाअल्लाह। शब्बा खैर, खुदा हाफिज़।